नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। चलिए, हम सीरीज चला रहे थे 300 की और अब तक हमने किए हैं 20 क्वेश्चन आंसर। हमारा उद्देश्य ये है कि आप जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, पेपर को सोल्व करेंगे और आप ऑप्शन देखते ही क्या कर सकते हैं, आप सही उत्तर को चुन सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और हमें हमें ये देखना है कि उनमें 3 पॉइंट एक जैसे होंगे और 1 पॉइंट अलग से होगा। क्योंकि जो साइकोलॉजी होती है, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र होता है, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछे जाते हैं फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक क्वेश्चन जो तथ्य पर आधारित होते हैं, और एक पूछे जाते हैं व्यवहारात्मक क्वेश्चन जो हमारे खुद के व्यवहार पर डिपेंड करते हैं कि हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, हमारे पढ़ाने का ढंग कैसा है। ठीक है, जिसमें ये देखा जाता है। कई बार क्या होता है, टीचर ये समझता है कि मैं इस बच्चे को अपने तरीके से हैंडल करता हूँ। सभी सभी टीचर का क्या होता है, बच्चे को अपने तरीके से हैंडल करने का अपना तरीका होता है। लेकिन जो व्यवहारात्मक क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या है, उसमें ये देखना होता है कि जो हमारा व्यवहार है वो हमारी वर्तमान शिक्षा शिक्षा प्रणाली से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया गया है कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो, जो लड़की व्यवहार कर रही है, क्या कर रही है, वो टी शर्ट की तय करते हुए क्या कर रही है, बात कर रही है। अब देखो, ये बात ध्यान रखना, कोई अपने आप अंदर ही अंदर बात किया जाता हो, कहते हैं ना, ये तो भाई अपने अहम में खो रहा है। ठीक है, अपने अहम में खो रहा है। क्यों खो रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो उसके दिमाग उसके उसके माइंड में जो विचार चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको अब इस समय श्रेष्ठ मान रहा है। और इस समय श्रेष्ठ मानना क्या होता है, अहम केंद्रिता होती है। तो अहम केंद्रित देखो कहाँ पर आ हुआ, ये देखो, आप सभी को पता है कि जो अहम केंद्रित होता है, जो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का, उसमें अहम केंद्रितता का जिक्र किया था। जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें आता है अहम केंद्रितता। ठीक है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने विचारों को श्रेष्ठ समझता है और अपने नजरिए से दुनिया को देखता है। और वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया था, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। इसमें देखो, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा, बिल्कुल कहेगा। लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो, जीन पियाजे इसकी सामाजिक नहीं, सामाजिक अन्यत क्रिया का कोई भी जिक्र नहीं है जीन पियाजे के सिद्धांत में। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में नहीं, यहाँ पर अनुकरण का कोई भी जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर बेस्ट उत्तर क्या होगा, यही होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद है लिंग क्या है, आप सभी को पता है लिंग क्या है। लिंग है कि सामाजिक संरचना या फिर शारीरिक संरचना, लेकिन लिंग है वो क्या है कि सामाजिक संरचना है। लिंग है एक सामाजिक संरचना है, लिंग एक सामाजिक संरचना है। यहाँ पर देखना, लिंग क्या है, एक सामाजिक संरचना है। जब भी लिंग का जिक्र आ जाए, ये बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग क्या है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, शारीरिक संरचना नहीं है, सहज गुण नहीं है, जैविकता नहीं है। देखो, प्राकृतिक रूप से इंसान इंसान ही होता है, उसको हमें पुरुष स्त्री के रूप में नहीं बांटा गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको लिंग के आधार पर बांट देते हैं। यानी उसको बांटने वाला कौन है, हमारा समाज है। आप देखते हो बच्चा छोटा होता है, ठीक है, अब छोटा होगा तो उसको एक जैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, क्या करेंगे, हमें कपड़ों को भी क्या कर देते हैं कि ये कपड़े लड़की डालती है और ये लड़की डालती है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ऐसा जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं होती कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। जब भी वो बड़ा होता है और समाज की जो क्रियाएं होती हैं उनको देखता है, उनको देख कर वो समझने लगता है कि हमें तो क्या कहा जाता है, लड़की कहा जाता है, और इनको क्या कहा जाता है, लड़के कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पर है लेव वाइगोत्स्की, क्या है, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत। देखा आ गए ना कि लेव वाइगोत्स्की ने किसका सिद्धांत दिया था, समाज संरचना का सिद्धांत दिया था। प्रश्न के अंदर बहुत सारे और भी प्रश्न छुपे हुए होते हैं, आपसे पूछ सकता है कि लेव वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, समाज संरचना का सिद्धांत दिया था। मैं दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। देखो,
यहाँ पर देखो क्या कहा उन्होंने, दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते अगर आप सामाजिक संरचना में दृढ़ विश्वास रखते हो तो शिक्षक होने के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की वरीयता देंगे, यानी किस विधि को आप अपनाएंगे। देखिए, मानकीकृत परीक्षण करेंगे हम, बिल्कुल नहीं करेंगे। तथ्यों पर आधारित, ठीक है, ये कभी भी प्रत्यास्मरण प्रश्न पूछना ये कभी भी क्या होता है, उत्तर नहीं होता। अब देखो समाज क्या दिया है, समाज संरचना का सिद्धांत दिया है, तो उसमें क्या होगा, समाज होगा तो एक दूसरे का क्या होगा, सहयोग होगा। तो सहयोगी प्रोजेक्ट पर क्या करेंगे, हम जोर देंगे। ठीक है, यहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा, सहयोगी प्रोजेक्ट। उसके बाद है अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या को चाहिए कि, यानी हमारी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, ठीक है, उनसे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जैसे सभी की क्या होता है, क्या कोई भी सृष्टि में एक समान नहीं है, सबके अंदर क्या होती है, विभिन्नताएं होती हैं। सबसे पहले क्या है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर, कभी भी अंकों के आधार पर आ जाइए, कभी भी ऑप्शन उत्तर नहीं होता अंकों के आधार पर। अंक परीक्षा केवल वाला कभी भी उत्तर नहीं होता। बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे, बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। उसके बाद देखो, बात तो ये ठीक है, अभी बच्चों से बातचीत करेंगे और उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे। उसके बाद क्या है, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों, देखो कठोर नियम कभी भी विद्यार्थी के लिए लागू नहीं किए जाते, ऐसा कभी भी ऑप्शन में मिल जाए ये उत्तर नहीं होगा। शिक्षण और आकलन के सम्मान और मानक तरीके, भाई क्या करेंगे, समान तो सबके लिए समान तरीका तो हम बिल्कुल भी हमें प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, सबका सीखने का अपना ढंग होता है और उसी के अनुसार जो टीचर पढ़ा सकता है बच्चों को, वही एक अच्छा टीचर होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पर सही उत्तर जाएगा सही उत्तर, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, बच्चे क्या चाह रहे हैं उसको महत्व देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद है आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन क्या होता है, जो बच्चे के हमें सीखने और सिखाने के लिए करते हैं। अब देखो आकलन का उद्देश्य, हमारा क्या उद्देश्य होता है आकलन के पीछे, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होती है। आकलन यानी हम जो परीक्षा तो आयोजित नहीं हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ सिखाया है कि बच्चे ने उसको सीखा या नहीं सीखा, इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं। अब देखो इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त होता है, भाई ये तो बिल्कुल सही है कि जब हम बच्चों का आकलन कर रहे हैं उससे फीडबैक तो हमें प्राप्त होता ही है कि बच्चा सही सीख रहा है या सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है, शिक्षक सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। आपको कभी भी देखा होगा कि ये कहते हैं कि बच्चा फेल होता है और हम कहते हैं बच्चों को बेटा आप फेल हो गया, तो ये कहा जाता है कि बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। उससे क्या होती है, हमारी शिक्षा प्रणाली फेल होती है, उसको उसे पढ़ाने वाला फेल होता है, यानी जो टीचर उसको पढ़ा रहा है उसको पढ़ाने में सफल नहीं हुआ, यानी उसका तरीका बिल्कुल गलत था। ऐसा कौन मानती है, ऐसा हमारी शिक्षा प्रणाली मानती है। ठीक है, अब देखो दूसरा है, यह है केवल वाला मैंने बताया था कभी भी उत्तर नहीं होता। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन, कभी भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना चाहिए बच्चों में, इससे विद्यार्थियों में भय तनाव कभी भी, आप देखो आप इसका क्या करना, आपने इसमें आपको प्रश्न भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये शब्द पकड़ लेना आप, केवल, ठीक है, केवल, तुलनात्मक, भय तनाव, ये कभी भी उत्तर नहीं होते, तो सीधा क्या होगा, इसका सही उत्तर ये होगा। उसके बाद देखो, उसके बाद है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार टीचर क्या है, तुम्हें पहले ही बताया गया ये बात, टीचर क्या एक सुविधादाता है, सुगम करता है। ठीक है, उसके बाद है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम के लिए का एकमात्र निर्धारक है। ठीक है, विद्यार्थियों में शिक्षिका की अपेक्षाएं, ठीक है, अधिक अनुसंधान सुझाता है कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं, यानी शिक्षिका की क्या अपेक्षाएं होंगी अपने विद्यार्थियों से, कि विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होता है, या फिर क्या विद्यार्थियों के अधिगम के साथ संबंधित नहीं माना जाता, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। नहीं पड़ता, क्यों नहीं भाई? नहीं 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 नहीं, ज़्यादा जोर मत देना। एक मात्रा कभी भी उत्तर नहीं होते ये, ठीक है? बार बार नहीं, एक मात्रा नहीं नहीं, ये कभी भी उत्तर नहीं होते, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, ये हमेशा पॉजिटिव उत्तर होता है। उसके बाद है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए? जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। देखो, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए। देखो, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालयों पर भार बढ़ जाता है। देखो, ये कहा जाता नहीं कि बच्चों को सभी किसको पढ़ाना चाहिए, एक सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो उनकी आवश्यकताएं होती है उनको पूरा कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये कह रहा है कि जिनकी अक्षमता न हो उन बच्चों पर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है? जिनमें अक्षमता यानी जो बच्चे सक्षम हैं, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा। क्यों भाई? विद्यालय होते ही बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल रखता है, ठीक है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या होता है? शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन में अपेक्षा रखता है। एक काल्पनिक लक्ष्य नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा हमारा? ये होगा। उसके बाद है विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। देखो, अधिगम अनुभव, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा। देखो, बच्चे विभिन्न संस्कृति से आए हैं और विभिन्न प्रकार के माहौल से आए हैं, तो देखो गरीब भी पढ़ता, अमीर भी पढ़ता, दोनों एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है? अब देखो, सभी एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसका क्या होगा? उससे क्या होगा? सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। एक दो बात ध्यान रखना भाई, नहीं वाला उत्तर बहुत कम होता है। जो भी पूछा गया है मोस्टली क्या सही है? सही है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल है। अब कक्षा में देखा होगा, स्कूल की एक ड्रेस होती है, क्यों होती है? यही होती है कि बच्चा फील न करे कि मैं कैसी पृष्ठभूमि से आया हूँ, सभी एक जैसे ही नज़र आते हैं। सही है, क्योंकि इसे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। श्रेणीबद्ध तो दिखाई देगी, लेकिन उसका फ़ायदा क्या उठा रहे हैं? यहाँ देखो, अनेक कौशल सीख रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद गलत, ये तो आपने चुनना ही नहीं है। स्पर्धा कभी भी उत्तर नहीं होता, ठीक है? अलग थलग महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। टीचर का क्या काम होता है? उनको मिलजुल कर रखना, ठीक है? तो सही उत्तर क्या होगा? सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से नए कौशल सीखते हैं। उसके बाद देखो, सुनने में असमर्थ बच्चा, यानी कोई क्या है? असमर्थ बच्चा है। अब सुनने में है तो उसे क्या हम विशेष विद्यालय में भेज देंगे? नहीं। केवल अकादमिक शिक्षा के से लाभ नहीं उठा पाएंगे, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। बात तो ठीक है भाई, लेकिन आगे देखेंगे। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सुनने में असमर्थ बच्चा है, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और समाधान उपलब्ध कराया जाए, बिल्कुल कर सकता है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के सम्मान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? उसको जब सुनने में उसको कठिनाई हो रही है तो उसको उसी के अनुसार सुविधा प्रदान करके हम क्या कर सकते हैं? और बच्चों के बराबर ला सकते हैं। श्रवण असमर्था वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेज देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कभी भी आ जाए नहीं, बहुत सारे सीटेट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं पर आपने क्या करना है? हमेशा नियमित विद्यालय वाला ही उत्तर होता है। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है, यही क्या होगा? इसका बेस्ट उत्तर होगा। तो बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप पेपर देने के बाद जब आप पेपर दे रहे हो उस समय आप मेरी बातों को ध्यान में रखना। अगर आपको ये लगे कि सर की कुछ बातें बहुत अच्छी बताई हैं और उनका हमें फ़ायदा मिला है, अगर आपको उनका फ़ायदा मिले, रियल में आपको ये लगे कि हमें उस वीडियो का कुछ फ़ायदा मिला है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।